उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के सामुदायिक रेडियो 91.2 एफएम के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर ज्योति जोशी आज आपसे भारतीय कसीदाकारी के इतिहास और उसके विकास के बारे में चर्चा करूंगी। जैसा कि कसीदाकारी एक ऐसी कला है जो विभिन्न प्रकार की सूती, रेशमी और ऊनी वस्तुओं पर सुई और डोरी की सहायता से विभिन्न प्रकार से की जाती है। एम्ब्रॉयडरी, जिसे हम कशीदाकारी कहते हैं, यह वस्त्रों पर एक प्रकार का सज्जा कार्य है जिससे वस्त्रों की सुंदरता बढ़ जाती है। डिजाइन की भव्यता भिन्न भिन्न वस्त्रों पर एक अनुपम विशिष्टता प्रदान करती है। प्राचीन ग्रंथों, मूर्तियों, मंदिरों और अनेक प्राचीन भवनों में इस प्रकार की सज्जा के उदाहरण मिलते हैं। भारत की सांस्कृतिक धरोहर में कढ़ाई और बुनाई का अपना एक महत्वपूर्ण स्थान है। भारतीय वस्त्रों में कढ़ाई, छपाई और बुनाई कलाएं भारतीय परंपराओं और रीति रिवाजों के प्रभावों को विकसित और समृद्ध करती हैं। भारत एक ऐसा देश है जिसमें विभिन्न रीति रिवाजों और परंपराओं के मानने वाले लोग रहते हैं। इनमें रुचियों, मान्यताओं, पहनावे और आचार विचार की दृष्टि से बड़ी विविधता और अनेकता दिखाई पड़ती है। इसका सीधा प्रभाव कढ़ाई और बुनाई के शिल्पों में दिखाई देता है। भिन्न भिन्न प्रदेशों के वस्त्रों और अलग अलग मौसम के पहनावों में विशिष्टता दिखाई देती है। रूप तथा रंग विन्यास के परिवर्तनों से इसकी सुंदरता बढ़ाई जाती है। जीवन का कोई भी पक्ष हो, हम अपनी परिस्थितियों के अनुसार उसे अच्छा और सुंदर बनाने का प्रयास करते हैं। वह चाहे हमारे रहने का ढंग हो, पहनने का लिबास हो या आश्रय स्थल को सजाने की बात हो, और उसे अच्छा और सुंदर बनाने का हम लगातार प्रयास करते हैं। सौंदर्य की आधुनिक विचारधाराओं के आधार पर प्राचीन परंपराओं पर जब हम दृष्टिपात करते हैं तो एक बात स्पष्ट हो जाती है कि वस्तु को सुंदर बनाने के दृष्टिकोण से उनको हितकारी और कल्याणकारी बनाने का उद्देश्य भी सन्निहित होता है। आज इस संकल्पना में परिवर्तन आ गया है और हम अमूर्त चित्रकारी और कला की ओर बढ़ रहे हैं। इसके उदाहरण आधुनिक कशीदाकारी की डिजाइनों में भी देखने को मिलते हैं। बड़े उद्योगों की तुलना में आज दस्तकारी की विभिन्न कलाएं और आर्थिक दृष्टि से भले ही मुकाबला नहीं कर पा रही हैं, परंतु उपयोगिता और कला की दृष्टि से उनका आर्थिक और सामाजिक महत्व कम नहीं हुआ है। आधुनिक मशीनों के प्रचलन से इन कलाओं में विविधता और तीव्रता अवश्य आई है, जिससे परंपरागत रूप से काम करने वाले कुछ कारीगर पिछड़ जाते हैं। इस मशीनी युग में भी दस्तकारी की इन कलाओं को प्राचीन परंपराओं और संस्कृति का प्रतीक कहा जा सकता है। जब हम कशीदाकारी की बात करते हैं, प्राचीन भारत में कशीदाकारी को एक दस्तकारी की कला में से एक माना गया है। ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं जिनमें यह सिद्ध होता है कि हाथ से काटे गए और बुने हुए वस्त्रों का उपयोग ईसा पूर्व की अवधि में पूर्व वैदिक और वैदिक युग से किया जाता था। वेदों में बुनाई के साधनों का उल्लेख भी मिलता है। सूत और ताना बाना और बुनकर आदि के बारे में भी वर्णन मिलता है। जब हम बात करते हैं ओल्ड टेस्टामेंट्स की, तो ओल्ड टेस्टामेंट में सिंधु नामक वस्त्र का एक उल्लेख मिलता है, जिसे कुछ लोगों ने सिंधु से उसे संबंधित बताकर यह मत प्रकट किया है कि ऐसे वस्त्रों के निर्माण की कला दजला फराज क्षेत्रों से होती हुई सिंधु क्षेत्र में पहुंची। प्राचीन भारत के पहनावे में पंच वस्त्रों का उल्लेख मिलता है, जिसमें धोती, चादर, पगड़ी, अंगरखा और उपहना मुख्य होते हैं। स्त्रियों के लिए वधु वस्त्र के अलावा साधारण लहंगा और उत्तरीय आदि वस्त्र उल्लेखनीय हैं। रामायण और महाभारत काल में भी सुंदर वस्त्रों और वस्त्र की कला की विशिष्टता के अनेक उल्लेख मिलते हैं। और महाभारत काल में रेशमी, शौम वस्त्र, वलकल, मृगचर्म, कुशचीर आदि वस्त्रों का भी उल्लेख मिलता है। पुरातत्व की खोजों से पता चलता है कि सिंधु घाटी की सभ्यता की कुछ प्रतिमाएं ऐसी प्राप्त हुई हैं जो सुंदर कशीदाकारी एवं फुलकारी वाले सुसज्जित वस्त्र पहने हुए हैं, जिनमें इस शिल्प की श्रेष्ठता का परिचय मिलता है। मोहनजोदड़ो की खुदाई में एक चांदी के बर्तन में छिपा हुआ मंजीट से रंगा हुआ टुकड़ा प्राप्त हुआ है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि सूती वस्त्रों की सज्जा का कार्य भारत में 5000 वर्ष पूर्व भी होता था। इसी खुदाई में कांसे की कुछ सुइयां प्राप्त हुई हैं। अजंता की गुफाएं में भी भित्ति चित्रों को देखने को मिलता है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि प्राचीन भारत में वस्त्र कला पर्याप्त उन्नत थी। इन चित्रों से कशीदा और जरी से मणि चोली और घाघरे दर्शनीय हैं। अजंता के भित्ति चित्रों को ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी के आसपास का माना जाता है। जब हम मध्यकालीन भारत की बात करते हैं, मध्यकालीन भारत में कशीदाकारी मीन्स एम्ब्रॉयडरी भी देखने को मिलती है। मुसलमानों के आक्रमण के बाद
वस्त्रकला की डिजाइनों में प्राकृतिक चित्रों का प्राधान्य होने लगा, जिनमें पुष्पों के अनेक रूप और प्राकृतिक डिजाइनों के जीवन के विविध पक्षों को जीवन के वृक्ष के रूप में दिखाया गया है। प्रारंभ से हिंदू कमल को पवित्र और सुंदर पुष्प मानते रहे हैं, जिसे इस तरह की डिजाइनों में मुख्य स्थान प्राप्त होता रहा है। मिस्र में भारतीय वस्त्र कला के सुंदर नमूने पाए गए हैं। इस कला के वस्त्रों की कढ़ाई की आकृति के आखेट, दृश्य और हंस की आकृति प्रमुख रूप से मिलती है। कुछ विद्वानों के अनुसार अरब के सौदागर 10वीं शताब्दी के आसपास इनको गुजरात से ले गए थे। भारत के विभिन्न क्षेत्रों और प्रदेशों की अपनी विशेषताएं हैं, जैसे कि कश्मीर की कशीदाकारी, चंबा हिमाचल की फुलकारी, पंजाब की, राजस्थान की छपाई और चुनरी आदि, बंधनी वर्क होता है, टाई एंड डाई का वर्क, और आपका बंगाल का और कर्नाटक की कसूती, बंगाल की कांथा आदि। बंगाल में कांथा और सौराष्ट्र में टाई एंड डाई की जो प्रक्रिया है वो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है, और जैसे कि ढाका की जामदानी, मलमल की कढ़ाई आज भी प्रचलित है। भारतीय कशीदाकारी के नमूने, काढ़े गए शॉल, वस्त्र जरी तथा सोने चांदी के तारकशी के नमूने तथा कालीनों आदि की मांग विदेशों में पिछले 300-400 वर्षों से बहुत बड़ी है। भारत से वस्त्रकला के अनुपम और आकर्षक नमूने विदेशों में जाते रहे हैं। विशेषकर यूरोपीय देशों में इन नमूनों में कशीदाकारी के सुंदर और भव्य नमूने अवश्य देखे गए हैं। यूरोपियन देशों के व्यापारी भारत में व्यापार करने की दृष्टि से आए और इनमें डच, फ्रेंच, पुर्तगाली और अंग्रेज प्रमुख थे। पहले कशीदाकारी का काम ओढ़ने, बिछाने की चादरों, तकिए की गिलाफों एवं मेज पोशों में किया जाता था। दूसरे शब्दों में सोने और बैठने के कक्षों की सामग्री पर इस तरह की सजावट का काम किया जाता था। यूरोपीय रहन सहन के अनुसार उस समय कक्ष की सजावट का बड़ा महत्व था और वे लोग इस पर पर्याप्त धन खर्च करते थे। बिछाने के लिए काढ़ी गई चादरें, मेज स्टूल को ढकने के लिए कशीदाकारी के काम वाले मेजपोश और स्टूल पोशों का प्रयोग किया जाता था। इसके अलावा कशीदाकारी किए गए कालीनों और दरियों का भी इस्तेमाल किया जाता था। इस यूरोपियन मांग को उस समय गुजरात और बंगाल के कारीगर पूरा करते थे। ब्रिटिश युग में कशीदाकारी की जब हम बात करते हैं तो जब अंग्रेज पहले गुजरात के सूरत क्षेत्र में पहुंचे तो उस समय सूरत में कढ़ाई बुनाई के काम की खूब धूम थी और इन वस्त्रों की प्रदेश के भीतर और बाहर बड़ी मांग थी। अंग्रेजों ने भी इसका निर्यात करना प्रारंभ किया। ईस्ट इंडिया कंपनी की मिनट बुक के अनुसार सन 1614 ईस्वी में भारत से लंदन को कशीदाकारी के काम करने वाले वस्त्र और सजावटी सामान भेजा गया था और ऐसे सामान को उस समय नीलाम भी किया गया था। सन 1631 में एक शाही घोषणा की गई थी जिसके अनुसार कंपनी के कर्मचारी रजाई को इंग्लैंड ले जा सकते थे। पटना क्षेत्र में उस समय बनाई गई रजाइयां इस तरह के सुंदर काम के नमूनों से भरी होती थी। गुजरात के बड़ौदा क्षेत्र में भी उस समय बारीकी से यह काम प्रचलित था। स्वतंत्रता के पूर्व अनेक क्षेत्रों में इस कला को परंपरागत रूप से कारीगर पीढ़ी दर पीढ़ी किसी तरह भले ही जीवित बनाए रहे, परंतु कई क्षेत्रों में औद्योगिक क्रांति के बाद परंपरागत शैली को क्षति पहुंची, क्योंकि इस तरह बारीक काम करने वाले वस्त्र महंगे पड़ने लगे और मिल में बने हुए कपड़े सस्ते मिलने लगे। स्वतंत्रता के बाद हथकरघा उद्योग तथा अन्य कुटीर उद्योगों को सरकारी संरक्षण मिलने से तथा अमेरिका तथा अन्य देशों में कसीदाकारी के काम करने वाले वस्तुओं की मांग बढ़ने से अब इनका निर्यात भी होने लगा है और भारतीय कशीदाकारी का महत्वपूर्ण बढ़ने लगा है। आज भी विदेशी संग्रहालयों जैसे विक्टोरिया अल्बर्ट संग्रहालय लंदन, मेट्रोपॉलिटन संग्रहालय न्यूयॉर्क, राष्ट्रीय संग्रहालय हेलसिंकी, फाइन आर्ट संग्रहालय बॉस्टन, राष्ट्रीय प्राचीन कला संग्रहालय लिस्बन आदि में भारतीय शिल्प एवं कढ़ाई कला के सुंदर नमूने संग्रहित हैं। ये संग्रहालय नए नए सुंदर नमूनों को भी रखने का प्रयत्न करते हैं। इस प्रकार आज भी भारत की प्राचीन कशीदाकारी की परंपरागत शैलियों के नमूनों का महत्व है। अंत में मैं यह कहना चाहूंगी, साथ ही वर्तमान युग में परंपरागत शैली की कढ़ाई के वस्तुओं की मांग बढ़ रही है। इसके अतिरिक्त व्यापारिक स्तर पर नई नई डिजाइनों की कशीदाकारी के नमूनों की मांग भी देश में और विदेश में बढ़ रही है। इस प्रकार की प्रगति से भारतीय कशीदाकारी के उज्जवल भविष्य की कल्पना की जा सकती है और ट्रेडिशनली जो मोटिव्स यूज किए जाते थे डिजाइन में, उनका अडेप्टेशन करके, उनको भिन्न भिन्न प्रकार के थ्रेड का यूज करके और अलग अलग कलर, जो ट्रेडिशनली जो कलर यूज किया जाता था उससे अलग कलर यूज करके नमूने बनाए जा रहे हैं और जिनका प्रयोग अलग अलग वस्त्रों में अलग अलग रूप से किया जा रहा है, जिससे कि इनका महत्व बढ़ता जा रहा है, जो कि इंडिया में नहीं, वो इंडिया से बाहर भी इसका प्रयोग हो रहा है। धन्यवाद।